एचआरएम के बारे में पढ़ लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको एचआरएम भी बोलते हैं। अगर एचआरएम लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि क्या पूछ रहे हैं। तो ह्यूमन क्या होता है, आप जानते हो, मनुष्य। रिसोर्स मतलब जो मनुष्य के काम में आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन के लाभ को बढ़ाने में जो मनुष्य काम में आ जाता है उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। उस गुलाम बनाने के लोगों को जो जिस तरह जो तरीका होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से गुलाम बनाया जा सका, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, गुलाम बनाना मतलब ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, फिर उसको उस लायक बना देते हैं कि वो कमा करके ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देगा, उसके बदले में थोड़े बहुत 2 टुकड़े उसको भी दे दिया जाता है। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सिलेक्शन, तो किस तरह से गुलाम बनाने की जो पहली प्रक्रिया है उसको बोलते हैं सिलेक्शन। किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, हम लोग कैसे करते हैं सिलेक्शन। हम जब भी कोई वैकेंसी निकलती तो हम उसका एप्लीकेशन आता है, उसका फॉर्म भरते हैं। फॉर्म जब भरते हैं तो फिर दूसरी चीज़ होती है टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है कि आप ओरिजिनल हो कि नहीं। फिर उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस को, बैकग्राउंड को चेक किया जाता है और फाइनली आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, पहली चीज़ होता है एचआरएम का। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सबसे पहली चीज़ होती है सिलेक्शन। दूसरी चीज़ होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि आपको सिंपल टास्क दिया जाएगा। पहले आपको सिंपल टास्क सिखाया जाएगा, टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद टास्क को बार बार रिपीट करवाया जाएगा और जिसके करेक्ट रिजल्ट्स हैं वही टास्क करवाए जाएंगे। और उसके बाद मोटिवेट किया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग आपको इस तरह से किया करवाया जाएगा। स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए स्टाफ में। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको स्किल्स होने चाहिए एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कि किस तरीके से आप बात कर सकते हो। और दूसरी अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द यूज़र, कि उसकी यूज़र्स की नीड क्या है। तो तीसरी चीज़ कोऑपरेट विद द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑफ द कम्युनिटी, उसको कोऑपरेट कर सके, बातचीत कर सके कम्युनिटी के साथ। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी, अगर ये नहीं पता है ना तो फिर बर्बाद हो जाते हैं लोग। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब वहाँ एक तो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी हो सकती है। ठीक है, कि वहाँ पे कई रिलीजन के लोग हैं, कई कल्चर के लोग भी हो सकते हैं। जैसे दिल्ली, वहाँ पे तमिल के लोग हैं, कोई उत्तर प्रदेश का आ गया, कोई पंजाब का आ गया, कोई हरियाणा का आ गया, कोई कहीं और का आ गया। तो वो जो लोग इकट्ठे होंगे ना उसको बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। कोई ईद मना रहा है तो कोई होली मना रहा है, कोई अपना वो 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, जो 25 दिसंबर को मनाते हैं वो क्रिश्चियंस, वो मना रहे हैं। मैं नाम भूल गया उस चीज़ का यार। तो इसको बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। नॉलेज ऑफ मटेरियल विच फॉर्म्स द लाइब्रेरीज कलेक्शन एंड हाउ टू एक्सेस इट, तो मटेरियल्स का नॉलेज होना चाहिए उस स्टाफ को, और कलेक्शन कहाँ है और उसको एक्सेस कैसे किया जाए। और अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी विद द प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, लाइब्रेरी सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से। और एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव नॉलेज सर्विसेज, आप अपने लिए तो कर लेते हो लेकिन दूसरों को सर्विसेज दे पाना बहुत टफ टास्क है, ज़्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्किल द फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंट चेंजेस, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो आपने देखा होगा ना कि कई लोग बोलते हैं कि हम लोग रजिस्टर पे लिखते हैं तो हम कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इमेजिनेशन, विजन्स और ओपननेस होना चाहिए। रीडनेस ऑफ चेंजेस मेथड्स ऑफ वर्किंग मीट न्यू सिचुएशंस। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों की चीज़ों का होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। सबसे पहले सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। जॉब एनालिसिस भी होगा यार, कि जॉब एनालिसिस अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज एक्चुअली बीइंग द बाय द एम्प्लॉयज़ होल्डिंग स्पेसिफिक जॉब। जब भी एम्प्लॉय को कुछ काम दिया जाता है तो फिर उस एम्प्लॉय ने क्या क्या काम किया उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ही जॉब एनालिसिस होता है। इससे पता चल जाता है कि बंदा काम कर रहा है कि आराम कर रहा है। तो जॉब एनालिसिस कई तरह से होता है। सबसे पहला होता है ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि देखते रहो सीसीटीवी में, इंटरव्यू करो, रिटन क्वेश्चनर वगैरह बनाओ। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। एक तो पता चल जाता है कि उसकी स्किल्स हैं भी कि नहीं, कि ऐसे ही किसी गोबर गणेश को रख दिया गया है।
और उसके बाद दूसरी चीज़, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट कंपनसेशन, कि उसको ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है कि किसी को कम पैसा दिया जा रहा है। एनालिसिस कैन इंडिकेट व्हेन द जॉब नीड्स टू बी रीडिज़ाइंड। तो एनालिसिस जॉब को रीडिज़ाइन करने में भी हेल्प करता है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि इन सब चीज़ों से जॉब एनालिसिस वगैरह से तरक्की वगैरह होती है ना, वो सब अलग होता है। जिसके अप्रोच होते हैं वो आगे बढ़ता है। इसका JRF में भी सबका सिलेक्शन नहीं होता। इवन आपका अगर JRF निकल भी गया तो आपको अच्छा PhD के लिए नहीं मिलता है, उसमें इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में वही लोग सिलेक्ट होते हैं जिनका अच्छा अप्रोच होता है। समझ गए? तो निराश मत होना। कई लोगों का एक घटिया सा नंबर उनका आया है और उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल गए PhD या अन्य चीज़ों के लिए, क्योंकि उनका अच्छा अप्रोच था। तो समझ गए, ये सब सिर्फ पढ़ने के लिए है। जॉब इवेल्यूशन एनालिसिस एंड जॉब एनालिसिस वो था। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होता है। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस की किस तरीके से उसको जॉब दिया गया, काम दिया गया एम्प्लॉय को, और कितना उसने परफॉर्म किया, उस चीज़ को कितना काम किया, बढ़िया से किया कि नहीं, तो उसका इवेल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहली चीज़ तो डिसीज़न जैसे प्रमोशन, डिमोशन, टर्मिनेशन एम्प्लॉयज़ का करने के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसका परफॉर्मेंस के आधार पे किया जा सके। हालांकि नहीं होता है, अप्रोच के आधार पे सब होता है। या गर्ल्स हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये इस प्रमोशन और इन सब चक्करों में बहुत ज़्यादा गर्ल्स का हरासमेंट होता है। और इट कैन सर्व द बेसिस ऑफ वेज एंड सैलरी फिक्सेशन। सैलरी और बेस को फिक्स करने में हेल्प मिलती है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन से। जब हम सच्चाई जानते हैं और थ्योरी पढ़ना पड़ता है तो क्या स्थिति हो सकती है ना, कितना हम लोग पाखंडी होते जा रहे हैं कि सच्चाई कुछ और है और उसके बाद लिखना कुछ और है। हमारी शिक्षा व्यवस्था कई बार हमें लगती है यार हिपोक्रेटिक हमें बना देती, पाखंडी बना देती पूरी तरीके से। तो लेकिन ये किताब महोदय बोलते हैं कि परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन से हमें पता चलता है कि किसको सैलरी कितनी दी जानी चाहिए। और अगला किताब महोदय बोलते हैं कि इट विल गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरे कोई बुरा मत मान जाना, किताब महोदया भी हो सकती हैं, पता चले नारी पितृसत्तात्मक समाज का मेरे ऊपर लांछन लगा दिया जाए। किताब महोदया बोलती हैं, ठीक है, किताब महोदया बोलती हैं इट गिव्स एम्प्लॉयज़ फीडबैक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस वेयर वीकनेस आर विजिबल। तो फीडबैक भी इसमें आ जाता है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्विस कंडीशंस कैसी होती हैं वहाँ की, सर्विस कंडीशन भी आ जाता है इसमें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अगला आ जाता है सर्विस कंडीशन की किस तरीके से उसकी लाइब्रेरीज ऑफर सैलरीज, फ्रिंज बेनिफिट्स, रिवॉर्ड, एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी टू बी पेड, डेवलपमेंट ऑफ सैलरी स्केल, अवॉर्डिंग सैलरीज, ये सब चीज़ें दी जानी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय सेम ही काम कर रहा और उसको अलग अलग चीज़ें दी जा रही। आपने सुना होगा इंडियन आर्मी में 1 नेशन 1 पेंशन, आई थिंक 1 नेशन 1 पेंशन करके एक स्कीम आई थी। दरअसल कोई हवलदार होकर रिटायर हुआ था तो सारे हवलदारों को एक जैसा पेंशन मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, तो भारत सरकार इसको लेकर आई और ऐसे नहीं लेकर आई, उन लोगों ने काफ़ी हड़ताल की थी, हंगामा किया था, बहुत मेहनत किया था, तब जा कर के शायद कोर्ट में भी मामला गया था, तब जा कर के कोर्ट ने उस सरकार को डांटा था, तब सरकार को करना पड़ा मजबूरी में। ऐसा कुछ हुआ था शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये मनगढ़ंत कहानी हो जो मैंने सुन रखी हो। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही आता है, ठीक है। तो जो सुपरवाइज़र होता है वो बॉस होता है, जिसको बास बोलते हैं। तो जो बास होता है, बास, ठीक है, तो बास के अंदर ही सारे लोग काम करते हैं, तो बास ही सब कुछ देख रेख करता है। तो ये सुपरविज़न का भी काम करता है बास। तो बास जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेता है, अगर किसी ने कुछ भी गलत किया तो करता है। उसके एम्प्लॉइज़ के कामों का इवेल्यूएशन वगैरह करना, ठीक है, सब कुछ ये बास ही करता है। और एक और भी चीज़ है, 2 चीज़ें, एक तो डिसिप्लिन और कंट्रोल। डिसिप्लिन बनाने में कि सब लोग अच्छे से काम करें, उनके
इश्यूज़ वगैरह को रिजॉल्व करने में, पेनाल्टी लगाना, सब कुछ काम करता है बॉस। और दूसरी चीज़ ग्रीवेंसेस सिस्टम होते हैं। दरअसल वो बॉस होता है, लेकिन मैं उसको बॉस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो बॉस है वो ग्रीवेंस सिस्टम भी होता है। जैसे हम लोगों का इग्नू LIS में है ना कि अगर कहीं पे रिप्लाई नहीं मिल रहा मेल करने का, तो स्टूडेंट ग्रीवेंसेस पे जा कर के लिखो और रिप्लाई 100% मिलेगा। तो ग्रीवेंसेस मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है एम्प्लॉय, तो वो शिकायत कर सकता है सुपरवाइज़र को कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो उसको ग्रीवेंसेस सिस्टम बोलते हैं। महिला एम्प्लॉय या पुरुष एम्प्लॉय जो भी हो। तो उसका बाद होता है कम्युनिकेशन। ये मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन भी होता है। कम्युनिकेशन में 5 चीज़ें हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं ना शैनन बीवर को। सोर्स, मसाज, नहीं मैसेज था, चैनल, रिसीवर, नॉइज़ एंड फीडबैक। ये 5-6 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पढ़ रखा है, क्यों बार बार रिपीट करें। तो ये HRM में ये चीज़ें आती है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सर्विस कंडीशन, डिसिप्लिन कंट्रोल, कम्युनिकेशन। ये 4-5 चीज़ें लिख करके आ जाना और पूरे के पूरे नंबर लाना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो और सब लोग शांत रहें, चारों ओर शांति फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद।